हेलो एंड वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में हम जब बहुत सारे पार्टिकल्स कलेक्टिवली इकट्ठा हो जाते हैं तो उस पूरे के पूरे जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है उसका हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वो सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठा मूव कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. In earlier chapter, we mainly study the motion of a single particle. अभी तक हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं, काइनेमैटिक्स, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, सारे के सारे चैप्टर्स में हम एक सिंगल पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर रहे थे। ओके, हम जानते फिजिक्स में पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं एंड पार्टिकल का मतलब ये होता है कि उसका कोई साइज नहीं होता है। इसका मतलब ये कि फिजिक्स में हम सारे की सारी बॉडीज को, ऑब्जेक्ट को पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं। इस चैप्टर में वी एक्सटेंडेड दीज रिजल्ट टू मोशन इन्वॉल्विंग बॉडीज विथ फाइनाइट साइज, अज्यूमिंग द मोशन ऑफ सच बॉडी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू पार्टिकल मोशन। फिर हमने क्या किया, उन बॉडीज को एक्सटेंड करके उन बॉडी को फाइनाइट साइज पे अज्यूम करने लगे एंड देन मोशन को स्टडी करने लगे, क्योंकि इन रियलिटी ऑल बॉडी वी इंकाउंटर इन डेली लाइफ आर ऑफ फाइनाइट साइज। रियलिटी में जिन भी बॉडी से हम एनकाउंटर होते हैं वो फाइनाइट साइज की होती है। जैसे कि मैं, अगर मेरे मोशन को स्टडी आप करना चाहोगे तो क्या होगा, मैं एक फाइनाइट साइज हूँ। ट्रीटिंग सच एक्सटेंडेड बॉडी एज पार्टिकल कैन बी इनसफिशिएंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर मोशन। अगर आप मेरे मोशन को स्टडी कर रहे होते काइनेमैटिक्स में तो आप मेरे को एज्यूम करते एज अ पार्टिकल एंड देन आप मेरे मोशन को स्टडी करते, पर वो इनफ नहीं होता मेरे पूरे मोशन को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए। तो मुझे फाइनाइट साइज पार्टिकल की तरह एज्यूम करना पड़ जाता है, फिर जाके हम एक्स्ट्रा फिजिक्स से एनकाउंटर होते हैं। तो इसीलिए हर बॉडी को एज अ पॉइंट पार्टिकल ट्रीट करके हम उसकी कंप्लीटली मोशन को स्टडी नहीं कर सकते, उसको फाइनाइट कंसीडर करना ही पड़ेगा। एक्सटेंडेड बॉडीज आर सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो भी फाइनाइट साइज बॉडीज होती है वो ग्रुप होती है बहुत सारे पार्टिकल्स का। तो यहाँ पर वही लाइन लिखी गई है कि एक्सटेंडेड बॉडीज आर सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वी बिगिन बाय एग्जामिन द मोशन ऑफ सच सिस्टम एज होल। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे पार्टिकल का मोशन एक पूरे मोशन की तरह एज्यूम करके आगे चलेंगे, जहां तो इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल हो जाता है, वेयर द सेंटर ऑफ मास बिकम अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास क्या होता है अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर हाउ टू कैलकुलेट द मोशन ऑफ अ सिस्टम, center of mass and its usefulness in understanding extended bodies movement। तो जो भी कलेक्टिवली पार्टिकल का हम मोशन जब स्टडी कर रहे होंगे तो इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे उस पूरे सिस्टम का मोशन सेंटर ऑफ मास की हेल्प से, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होती है एक्सटेंडेड बॉडीज में। Many problems involving extended bodies can be solved if we model them as a rigid body। बहुत सारी एक्सटेंडेड बॉडी की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करी जा सकती है अगर हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी एज्यूम कर ले। रिजिड बॉडी मतलब कौन सी बॉडी, जिस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो अपना शेप चेंज ना करती हो। ओके, रिजिड बॉडी की क्या डेफिनेशन है, बॉडीज विथ अनचेंजेबल शेप। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड वो अपना शेप नहीं चेंज कर रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आयरन रॉड है, ओके, काफी डेंस है, हमने उसको बॉल से हिट किया तो क्या होगा, आयरन रॉड का शेप चेंज नहीं होगा। तो हम आयरन रॉड को कैसा कंसीडर करेंगे, रिजिड बॉडी। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। शेप चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या कि जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। ओके,
हमने फोर्स अप्लाई किया एंड अगर ये ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस है हर पार्टिकल्स के बीच का वो कांस्टेंट है। अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो शेप अपना चेंज कर रहा है, कुछ ऐसे बेंड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से शेप चेंज हो पा रही है अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एक रिजिड बॉडी हो गई। ठीक है, ये रिजिड बॉडी नहीं है बिकॉज हमने फोर्स अप्लाई किया। एज्यूम करो कि हमने एक एल्युमिनियम का पाइप बना दिया, आपने उससे बॉल से हिट किया तो क्या हो जाएगा, उसमें एक डेंट आ जाएगा। डेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज उसमें पार्टिकल का साइज, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव? एक रिजिड बॉडी में कौन कौन से टाइप के मोशन हो सकते हैं? तो हमने एग्जामिन करने के बाद हमने कहा कि रिजिड बॉडी के पास दो टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। सबसे पहले आपको वर्ड ट्रांसलेशन का मतलब पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से, ओके, बस सीधा चलता जा रहा है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, सीधी चल रही होती है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा होता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता, बस वो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो आपने बॉल फेंका तो बॉल क्या करती है, रोटेट भी करती है। बट कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन है, इसको ऐसे ही बस हम चलाते जा रहे हैं, तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल द पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन विद द सेम वेलोसिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉक्स ले लीजिए एंड आपने उसको एक थ्रेड की हेल्प से उसको जमीन पे आपने घिसना शुरू कर दिया। ओके, आप उसको खींचते जा रहे एक बॉक्स को, तो ये बॉक्स रोटेट नहीं कर रहा होगा। इसके हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। एग्जाम्पल ऑफ प्योर ट्रांसलेशन मोशन इज, यही एग्जाम्पल है, अ ब्लॉक स्लाइडिंग, ओके, स्लाइड कर रहा है डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट एनी साइड वाइज मूवमेंट। आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे आपने एक ब्लॉक रखा एंड ब्लॉक क्या कर रहा है, वो बस अपने आप ही ग्रेविटी की हेल्प से नीचे की साइड स्किड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इस टाइप की मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि इसका कोई भी आप पार्टिकल ले लो, सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी एंड ये रोटेट नहीं कर रहा है। okay? इसलिए ब्लॉक का एग्जांपल ले रहे हैं। तो रिजिड बॉडी के पास दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, एक है प्योर ट्रांसलेशन मोशन एंड सेकंड है रोटेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशन तो तब जब कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, तब रोटेशनल मोशन कब होगा, जब कोई हमने स्पेयर लिया, ठीक है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन से जा रही है तो वो रोटेट करना भी शुरू कर देगी। वेल ये रोटेट भी कर रही होगी, आगे भी बढ़ रही होगी। तो ये एक रिजिड बॉडी है जिसके पास दोनों टाइप का मोशन है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। ओके, इसके पास दोनों टाइप के हैं। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपके फैन होते हैं, एक एक्सिस होता है, उस पे फैन क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो इस टाइप का जो मोशन है जिसमें खाली रोटेशन इन्वॉल्व होता है, इस टाइप के मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। सारे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं जिनकी एंगुलर वेलोसिटी, ओके, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी उसको ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू वी आर। ओके, एक फिक्स्ड एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास एक फिक्स्ड एक्सिस है। फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। इस टाइप के मोशन को कहा जाएगा रोटेशनल मोशन। ओके, और इस वाले एग्जाम्पल में एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड
क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, बट वो फिक्स्ड एक्सिस भी मूव हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल है, एंड ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो रिजिड बॉडी के पास दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन और एक रोटेशनल मोशन। थर्ड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, जिसका मैं एग्जांपल दे रही थी कि आपके पास एक स्पीयर है जो क्या हो रहा है, किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की साइड आ रहा है, तो ये स्पीयर रोटेट भी हो रहा होगा एंड ये ट्रांसलेट भी कर रहा होगा। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका, ट्रांसलेशन का एंड रोटेशन का। तो उस टाइप के मोशन जिसमें ट्रांसलेशन एंड रोटेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होते हैं, उस टाइप के मोशन इसमें स्टडी किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ये इसका एग्जाम्पल है। या फिर एक और एग्जाम्पल है कि कोई आपके पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है एंड ये ग्राउंड पे आपने इसको पुश किया, तो ये ग्राउंड में क्या करने लग जाएगा, ये रोटेट भी करने लग जाएगा और ये आगे की साइड भी बढ़ने लग जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हुआ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन का। अब हम आगे चलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, हर चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम 2 पार्टिकल सिस्टम को कंसीडर करेंगे, फिर उसको n पार्टिकल सिस्टम पे लेके चले जाएंगे। We shall take the line joining 2 particle to be x axis। ठीक है, x axis पे हमारे पास 2 पार्टिकल रखे हुए हैं। Let the distance of the 2 particle be x1 and x2 represent respectively from some origin। ये हमारी एक्सिस है, x एक्सिस है। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारा। ये x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे पहला पार्टिकल रखा है उसे x1 बोल रहे हैं, एंड जिस पे दूसरा पार्टिकल रखा है उसको हम x2 बोल रहे हैं। ओके, आपको सिस्टम समझ में आ गया। अभी हम सेंटर ऑफ मास को समझने की कोशिश करेंगे, एंड सिंप्लीफिकेशन के लिए, बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए हम 2 पार्टिकल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या किया, एक एक्सिस पे इन पार्टिकल्स को कन्फाइंड कर दिया कि पूरे के सारे दोनों पार्टिकल जो हैं वो x एक्सिस पर हैं। ओरिजिन से पहला पार्टिकल x1 डिस्टेंस पे रखा गया है एंड ओरिजिन से दूसरा पार्टिकल x2 डिस्टेंस पे रखा गया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम है। एंड इस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, इन सिस्टम में 2 पार्टिकल है, तो इसको बोलेंगे 2 पार्टिकल सिस्टम। सो ये हमारा 2 पार्टिकल सिस्टम है। आगे चलते हैं। The center of mass of the system is that point C which is at distance x from the origin। तो सेंटर ऑफ मास जो हमारा सिस्टम था, ये जो हमारा सिस्टम था x एक्सिस, इस पे हमने 2 पार्टिकल्स प्लेस कर दिए हैं, पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2। ओके, पहला पार्टिकल x1 डिस्टेंस पे, सेकंड पार्टिकल x2 डिस्टेंस पे, ये हमारा ओरिजिन है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है इस लाइन पर, ठीक है, जिसको हम C कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, C, जो कि x डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, जहां पर अगर हमें x को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इस पार्टिकल का मास m1 है एंड इस पार्टिकल का मास m2 है, तो x इक्वल हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि 2 पॉइंट है एंड उस लाइन को अगर हमें डिवाइड करना है m/n में, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कुछ कुछ इसी टाइप का दिखता था। तो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होगा वो मास पे डिपेंड कर रहा होगा एंड कितने डिस्टेंस पे 2 ऑब्जेक्ट रखा गया है उस पे डिपेंड कर रहा होगा। ओके, सो द सेंटर ऑफ मास C, ठीक है, यहाँ पर अगर
इन दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है सी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट ओरिजिन से कैपिटल एक्स डिस्टेंस पर है, तो कैपिटल एक्स हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, जहां पर x कैन बी रिगार्डेड एज द मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2। तो x को हम कह सकते हैं एक तरीके से मीन, मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2, ये टर्मिनोलॉजी है। ओके, अगर ये दोनों मास इक्वल हो जाते, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होता, तो सेंटर ऑफ मास बिना कुछ सोचे समझे किस जगह पे सेंटर इन दोनों पार्टिकल का लाई कर रहा होता? अगर दोनों पार्टिकल का मास सेम होता तो मास लाइन कर रहा होता मीन पॉइंट पे या फिर बिल्कुल मिड में। ठीक है, एंड यहाँ पर हम वही देखेंगे कि अगर m1 एंड m2 इक्वल है, सेम मास है दोनों का, m है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर हम m पुट कर दे रहे हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 मिड पॉइंट पे लाई करेगा। दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास सेम है, तो उनका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। ओके, एंड सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हमने वहां पर किसी पिन पर पूरे के पूरे सिस्टम को प्लेस कर दिया तो पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल शीट है। मान लो आपके पास आपकी कॉपी है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर सारा का सारा मास बैलेंस हो जाएगा? अगर उस पॉइंट पे आपने अगर एक पिन लगा दी तो, या फिर इस पेन की टिप में मैंने उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहा, तो किस पॉइंट पे वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा? एंड आप कहोगे उसका मिड पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम देखो, एक रेक्टेंगुलर शीट को पूरा का पूरा सिस्टम कंसीडर करो, तो वो सिस्टम बहुत मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल का मास ऑलमोस्ट सेम है, तो उसका जो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल मिड में लाई करेगा। एंड टू पार्टिकल सिस्टम से भी हम यही समझ रहे हैं कि अगर एक लाइन पर दो पार्टिकल रखे गए हैं और उन दोनों का मास सेम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा। मिड पॉइंट हो गया ये। सो टू पार्टिकल सिस्टम से हमें सेंटर ऑफ मास अच्छे से क्लियर हुआ। इसको हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे n पार्टिकल सिस्टम के लिए। ओके, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ऊपर का जो पार्ट है वो मल्टीप्लीकेशन है मास इनटू डिस्टेंस का डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मास का सम हो रहा है बिकॉज, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड ऊपर की साइड क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस। ओके, तो मास डिस्टेंस का प्रोडक्ट किया, फिर सारे के सारे सिस्टम को हमने क्या कर दिया? सम कर दिया। तो एक तरीके से हम मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। Thus, for two particles of equal mass, the center of mass lie exactly midway between them. तो अगर दो, अभी हमने देखा कि दो पार्टिकल है जिनका मास सेम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ये टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब अगर हमारे पास टू की जगह n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स हैं, ओके, सेम x एक्सिस है ये हमारा। अब हमारे पास पार्टिकल्स का अमाउंट ज्यादा है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास। पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है, सेकंड m2 है, m3 एंड सो ऑन mn। एंड पार्टिकल्स जिस पॉइंट पे रखे गए हैं, दोज पॉइंट्स आर ओरिजिन से डिस्टेंस है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। तो इस पूरे के पूरे n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो जो हमारा पुराना फॉर्मूला था टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का, हम उसी को एक्सटेंड करेंगे। तो कैपिटल X हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू कौन से पॉइंट पे रखा है, प्लस सेकंड पार्टिकल का मास
एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे करते करते सो ऑन, n पार्टिकल के लिए डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो ये n पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। ओके, अब ये आप देख रहे हो n पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, तो इसको हम शॉर्ट वे में भी रख सकते हैं इस सिंबल के साथ। इस सिंबल को बोलते हैं समेशन। समेशन एंड समेशन का मतलब होता है कि चीजों को ऐड करना, सम करना, ऐड और सम। तो एम आई, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर n तक। सो समेशन एम आई इक्वल टू 1 टू n का मतलब ये है कि पहले i की वैल्यू 1 है, सो m1, एंड फिर i की वैल्यू 1 से लेकर n तक सारी होगी m2, प्लस चलते जाएंगे कहाँ तक, mn तक। तो ये समेशन i इक्वल टू 1 से n एम आई का मतलब है कि i की जितनी वैल्यू है, i की वैल्यूज 1 से लेकर n तक डालनी होगी, एंड सारी वैल्यूज क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ओके, तो समेशन को ध्यान रखना है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है आपके में, तो इस सिंबल को समझना है कि इसका मतलब एडिशन है। कहीं कहीं पर शो किया जाता है कि i इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, कहीं कहीं पर हमें खुद से ही समझ लेना होता है अगर लिखा हुआ नहीं है कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही होगी। ओके, सिमिलरली mi xi, यहाँ पर i की वैल्यू 1, सो हमें मिल जाएगा m1 x1, प्लस फिर i की वैल्यू 2, तो हमें मिल जाएगा m2 x2, प्लस सो ऑन, हम चलते जाएंगे, लास्ट वैल्यू क्या है, स्मॉल m n, सो mn xn, यहाँ तक सम पूरा जाएगा। तो ये n पार्टिकल का फॉर्मूला है। जब हमारे पास n पार्टिकल अरेंज्ड है एक ही एक्सिस में, तो उनके सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होगा। सो ये वो फॉर्मूला है जिसको हमने समेशन की टर्म्स में भी लिख डाला है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि समेशन का मतलब क्या होता है और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। द सिंबल दिस समेशन, इसको हम बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा, और ये डिनोट करता है क्या, समेशन। याद रखना 2 सिग्मास होते हैं, एक ये सिग्मा होता है एंड इसका मतलब भी सिग्मा ही होता है। तो अभी हम इस वाले सिग्मा की बात कर रहे हैं। तो ये सिंबल सिग्मा कहलाता है, जो कि एक ग्रीक लेटर है, और इसका मतलब होता है समेशन, एंड समेशन का मतलब क्या होता है, सब चीजों को ऐड कर देना। सो समेशन एम आई का मतलब क्या हुआ कि हम सारे मास को ऐड करते जा रहे हैं, m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। तो सारे मासेस को हमने ऐड कर दिया, तो इस पूरे के पूरे सम को हम लिख दे रहे हैं कैपिटल M, जहां पर कैपिटल M का मतलब है टोटल मास ऑफ द सिस्टम। कैपिटल M का क्या मतलब है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, अब एक केस ले लेते हैं। समेशन हमें यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से हम एक केस ले लेते हैं। सपोज दैट वी हैव 3 पार्टिकल्स नॉट लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। मान लो अब हमारे पास 3 पार्टिकल हैं जो स्ट्रेट लाइन पर लाए नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 पार्टिकल या n पार्टिकल के सिस्टम पढ़े हैं, वो किस पे लाई कर रहे हैं, एक सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमने कंसीडर कर रखा था x एक्सिस। अब मान लो कि 3 पार्टिकल का सिस्टम है, बट वो तीनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, 2 एक्सिस डिफाइन कर लेने होंगे, x एंड y। तो हमने मान लिया कि वो 3 पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, तो किसी 3 पोजीशन पे होंगे, तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, मान लो पहले वाले पार्टिकल की पोजीशन है x1 y1, सेकंड पार्टिकल की पोजीशन है x2 y2, थर्ड पार्टिकल की पोजीशन है x3 y3। ओके, अब इन 3 पार्टिकल के सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ओके, मान लो फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड का मास है m2 एंड थर्ड का मास है m3। तो आप लोग
बता सकते हो इस केस में। चलो अब आपका इंट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कि इस तीनों पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई कर रहा होगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप ही सोचना है कहाँ पर लाई कर रहा होगा। तो इंट्यूशनली हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर में कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। मान लो ये तीनों मासेस सेम होते, तब कहाँ लाई कर रहा होता सेंटर ऑफ मास। तीनों मासेस अगर सेम होते तो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होता सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तीनों मासेस सेम होते, डिस्टेंस तीनों की सेम होती, तो एक दूसरे से इक्वल दूरी पे होते एंड मासेस सेम होता तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पे लाई कर रहे होते। अब मान लो एक केस कि m1 बहुत ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है, m1 बहुत भारी ऑब्जेक्ट है m2 एंड m3 के कंपेयर में, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होता। सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होता क्लोज टू m1। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके उतने क्लोज आता जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने इंट्यूशनली समझने की कोशिश कर लिया कि सेंटर ऑफ मास किस किस पॉइंट पे लाई करेगा एक ट्रायंगल की हेल्प से। अब इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है, तीन पार्टिकल हैं जो कि एक एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ओके स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे तो एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे। प्लेन की दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने कह दिया कि m1 पार्टिकल x1 y1 पोजीशन पे लाई कर रहा है, m2 पार्टिकल x2 y2 पोजीशन पे लाई कर रहा है एंड m3 पार्टिकल x3 y3 पोजीशन पे लाई कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सिस्टम था, अब बिकॉज हमारे पास दो एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास के पास भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, एंड दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का अलग, एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान लो सेंटर ऑफ मास कैपिटल सी, ठीक है, किसी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई पॉइंट पे है, तो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई का जो फॉर्मूला हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ऐसे ही कैपिटल वाई हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का थ्री पार्टिकल सिस्टम का, अगर वो तीनों पार्टिकल सेम प्लेन पे लाई नहीं करते हैं तो। ओके, और अगर nth पार्टिकल होते, तीन पार्टिकल नहीं होते तो जैसे कि हमने n पार्टिकल सिस्टम में किया था, टू पार्टिकल से जब जा रहे थे, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा कहाँ तक, mn xn पे, एंड टोटल मास एक्सटेंड हो जाएगा किस पे, mn पे। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी एक्सटेंड हो जाएगा mn yn पे एंड डिनोमिनेटर भी एक्सटेंड हो जाएगा mn पे, अगर हमारे पास n पार्टिकल हुए तो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीख लिया है दो पार्टिकल सिस्टम पे। n पार्टिकल सिस्टम पे अगर वो सेम एक्सिस पे लाई करते हैं, थ्री पार्टिकल सिस्टम जो सेम एक्सिस पे लाई नहीं करते, एंड n पार्टिकल सिस्टम जो डिफरेंट एक्सिस पे लाई करते हैं। अगर हमारे पास दो की जगह, एक प्लेन की जगह 3D शेप होता तो y एक्सिस और आ जाता, तो सेंटर ऑफ मास के लिए जो y का पॉइंट z आ जाता, z का फॉर्मूला हो जाता है m1z1 प्लस m2z2 प्लस सो ऑन mn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश mn। ओके, तो जब हमें टू पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला याद है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो इस फॉर्मूले को ही हम एक्सटेंड कर करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, एंड हमने जाना है कि समेशन क्या होता है।
ये आज की क्लास में 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। सो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो एंड चीज़ें क्लियर हुई होगी। थैंक यू।